हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक है उसी क्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पराबैंगनी या दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा इसका नाम है, हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देखा, उसमें से जो पराबैंगनी और दृश्य वाला क्षेत्र है उस वाले रेडिएशन को हम काम में लेंगे किसी भी कंपाउंड को पहचानने में। पहले हम बात करें कि ये क्षेत्र कौन सा होता है, इसमें से कौन सा वाला क्षेत्र काम का है, फिर कुछ अवशोषण संबंधी कुछ मूल सिद्धांत है, फिर हम आगे बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 100 से लेकर 400 नैनोमीटर तक, 100 to 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य क्षेत्र पराबैंगनी क्षेत्र, और 400 to 800 नैनोमीटर का जो तरंगदैर्घ्य का क्षेत्र है वो दृश्य विजिबल क्षेत्र कहलाता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तरंगदैर्घ्य ऊर्जा में हमने देखा कि ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने देखा कि इस पराबैंगनी को दो भागों में बांट दिया हमने, 190 to 400 नैनोमीटर जिसको हम निकट पराबैंगनी क्षेत्र कहेंगे, और 100 to 190 नैनोमीटर जिसको हम निरात पराबैंगनी क्षेत्र कहेंगे, और 400 to 800 हमारा दृश्य क्षेत्र, उससे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कम ऊर्जा वाला अवरक्त क्षेत्र है। तो जो दृश्य क्षेत्र जस्ट लेफ्ट में जो निकट है उसको हम निकट पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि बैंगनी के जस्ट निकट है, और उसको अगला वाला जो हमारा वो निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र है। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में अगर आपको अध्ययन करना है 100 to 190 नैनोमीटर में, तो आपको निर्वात की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस क्षेत्र में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपका अवशोषण शो करता है। अब हम इसमें आते हैं किसी बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड युक्त यौगिक में से दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरण को गुजारने पर यौगिक इस विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण की यह मात्रा विकिरण के तरंगदैर्घ्य और यौगिक की संरचना पर निर्भर करती है। क्योंकि इस अवशोषण के कारण निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इस क्षेत्र में अवशोषण की वजह से, तो इसलिए क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और किस क्षेत्र में होता है? पराबैंगनी में, इसलिए हम इसको पराबैंगनी में दृश्य होता है, इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में अधिकतम अवशोषण मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा मैक्स और अवशोषण की तीव्रता स्ट्रेंथ का आलेखन रिकॉर्ड होता है। एक स्पेक्ट्रम में कई उच्च लैम्बडा मैक्स हो सकते हैं जो अणु की संरचना समूह की जानकारी देते हैं। कुछ अवशोषण के संबंध में कुल मूल नियम है जिसकी हम बात करें। सबसे पहले पराबैंगनी दृश्य विकिरण में दृश्य भाग होने के कारण पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रम में प्रकाश रसायन के अवशोषण संबंधी नियम का पालन होता है। क्या है अवशोषण संबंधी नियम? अवशोषण संबंधी मूल सिद्धांत एक हमने डायग्राम बना रखा है जिसको 1.3 से दर्शा रखा है। एक स्क्वायर जिसमें डॉट 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 है, I0 आपतित प्रकाश है, I निर्गमित प्रकाश है। क्या है सबसे जो मूल अवशोषण का सिद्धांत जैसे वो क्या है? बीएल लैम्बर्ट्स लॉ भी हम कहते हैं। क्या है? विकिरण ऊर्जा के अवशोषण के संबंध में एक सिद्धांत लैम्बर्ट ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार आपतित किरण और पारगमगत किरण की तीव्रता के अनुपात एवं प्रकाश पथ की लंबाई में निश्चित संबंध है। यदि एक यौगिक के प्रतिदर्शी विलयन में से कोई प्रकाश किरण गुजरने दी जाए तो उस यौगिक के अणु उस विकिरण में से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे और प्रकाश किरण की तीव्रता कम हो जाएगी। उदाहरणतः एक यौगिक के विलयन में जो आपतित किरण गुजारी गई उसकी तीव्रता I0 थी तथा इससे गुजरने के पश्चात प्राप्त पारगत निर्गत किरण की तीव्रता I रह गई, जबकि प्रकाश पथ की लंबाई L सेंटीमीटर थी। उपरोक्त प्रयोग में लैम्बर्ट ने पाया कि प्रकाश पथ की लंबाई से आपतित एवं पारगत किरण की तीव्रता का अनुपात भी प्रभावित होता है। लैम्बर्ट के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरण किसी समान होमोजीनियस अवशोषक पदार्थ में लंबवत गिरती है तो अवशोषी माध्यम नमूने के विलयन में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समान होती है, अतः -di इज प्रोपोर्शनल टू dl प्रोपोर्शनल टू I, di/dl इज बराबर KI। यहाँ I किरण पुंज की तीव्रता है, di तीव्रता में होने वाली अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, जबकि अवशोषक माध्यम में अनंत सूक्ष्म दूरी dl तय कर लें। K समानुपात एक नियतांक है और बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है जो जो I का मान घटता है उसको हम एक निम्न समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। -di/I इज
इक्वल टू के डी एल, डी डिफ्रेंशिएटिंग एल पथ लंबाई। इस समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन सीमा निकाली जाए एल इजिकल टू 0 पर आई इजिकल टू I0 रखने पर ये एक समाकलन दिया हुआ है I0 L10 समाकलन माइनस डी आई अपॉन आई के डी एल ln I0 अपॉन आई इजिकल टू के एल, ये एक फॉर्मूला है इंटीग्रल का, ठीक है, जो कि इक्वल हो गया ln को हमने log 10 में बदला 2.303 इन दोनों के बीच में ln और log 10 के बीच में रिलेशन है 2.303 log 10 I0 अपॉन इजिकल टू के एल, ठीक है। इसी को इन्होंने कन्वर्ट कर के log 10 I0 अपॉन आई के एल 2.303 वही log 10 की I0 अपॉन आई इजिकल टू के एल, के इजिकल टू क्या होगा, के स्मॉल के था 2.303 को विलोपन गुणांक या एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कहते हैं, पर log 10 I0 अपॉन आई को विलोपन या अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस या प्रकाशीय घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। इसको ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए इजिकल टू log 10 I0 अपॉन आई। उपरोक्त प्रयोग के दौरान बियर ने यौगिक की सांद्रता का प्रभाव प्रकाश के अवशोषण पर बताया। बियर के अनुसार अवशोषणांक विलयन की सांद्रता के समानुपाती, उन्होंने लैम्बर्ट्स ने लंबाई से लिया और यही सेम रिलेशन बियर्स ने कंसंट्रेशन के साथ प्राप्त किया। तो क्या हो गया, वही log 10 I0 अपॉन आई इजिकल टू K1C, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के साथ था, ये पथ लंबाई के साथ था। K1 एक नियतांक है जो था सी यौगिक की सांद्रता है। लैम्बर्ट एवं बियर के नियमों को संयुक्त रूप से में इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अवशोषक पदार्थ के विलयन के लिए प्रकाश पथ में अणुओं की संख्या विलयन की मोलर सांद्रता सी तथा पथ की लंबाई सेंटीमीटर के समानुपाती होगी। अतः गणितीय रूप से बियर्स लैम्बर्ट्स नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए इजिकल टू इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पथ लंबाई। ए क्या है हमारा log 10 I0 अपॉन आई, और के लिख रहे थे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एप्सिलॉन सी एल। या एप्सिलॉन का एक नियतांक है, जब सी का मान ग्राम पर अणु पर लीटर में हो तो एप्सिलॉन को आणविक या मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या ग्राम अणु अवशोषण क्षमता मोलर एब्जॉर्बिविटी कहते हैं। यदि एल इजिकल टू 1 सेंटीमीटर हो तथा सी इजिकल टू 1 ग्राम अणु प्रति लीटर हो तो जब समीकरण क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी। ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन का मान अवशोषणांक या विलोपन के समान होगा। अतः मोलर विलोपन गुणांक 1 ग्राम अणु सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन होता है। यह किसी भी यौगिक के लिए अभिलाक्षणिक गुण होता है, जबकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और ताप नियत हो, यानी कि वेवलेंथ फिक्स हो और टेम्परेचर फिक्स हो, तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन का एक और मान पराबैंगनी व दृश्य स्पेक्ट्रम में अनुप्रयोग में काम में लेते हैं। यह मान अधिकतम अवशोषण के लिए मोलर विलोपन गुणांक होता है, इसे एप्सिलॉन मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई मोल सेंटीमीटर इनवर्स 2 होती है, मोल सेंटीमीटर माइनस 2 होती है। इसी तरह एब्जॉर्बेंस जस्ट अपोजिट एक टर्म है पारगम्यता, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। यदि किसी विलयन की पारगम्यता टी हो तो इसको निम्नलिखित गणितीय संबंध से परिभाषित करते हैं। टी इजिकल टू 1 अपॉन ए क्या है, विलोपन है। टी इजिकल टू log 10 आई अपॉन आई 0 हो गया, तो टी इजिकल टू माइनस एप्सिलॉन सी एल। इस समीकरण से स्पष्ट है कि विलोपन का मान जितना अधिक होगा पारगम्य उतनी ही न्यूनता होगी। एक हमने कर्व भी बना रखा है जो लैम्बर्ट्स नियम ला की पुष्टि करता है सांद्रता वर्सेस एब्जॉर्बेंस के बीच में। ये जो कर्व है हमेशा ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हालांकि ये थ्योरेटिकल नियम है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसकी हम बात करें। लैम्बर्ट्स नियम की सीमाएं, यदि सी एल का गुणनफल को स्थिर रखा जाए, कंसंट्रेशन पथ लेंगे गुणनफल को स्थिर रखा जाए, तो विलयन के विलोपन ए का मान भी स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी विलय के लिए मोलर विलोपन का नियत रहता है। 1 m मिलियन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत का विलोपन उतना ही होना चाहिए जितना m/4 विलयन की 4 सेंटीमीटर मोटी परत का, परंतु व्यवहार में सदैव ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिकतर मोलर एब्जॉर्बिविटी का मान या एप्सिलॉन का मान विलय की सांद्रता के साथ साथ परिवर्तित होता है। इस तरह की परिवर्तन के लिए विलय का आयनाइजेशन, विलय का संगुणन कोगुलेशन,
विलय की प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस या विलय की अल्प पारगम्यता उत्तरदायी होती है। अतः स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री अध्ययन में विलय की संपूर्ण सांद्रता पारस के लिए बियर्स लैम्बर्ट्स नियम की पुष्टि कर लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। इस नियम की पुष्टि हेतु विलय की सांद्रता और विलोपन के बीच आलेख खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अतः जब सांद्रता बढ़ने पर सरल रेखा आना बंद हो जाए तो आगे की सांद्रता के लिए नियम वैध नहीं होगा। साथ ही इस नियम की पुष्टि करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज का उपयोग किया गया है, ताप स्थिर हो या विलय विलायक के परस्पर रासायनिक साम्यावस्था में न हो तथा प्रयोग में लाया गया विलयन तनु होना चाहिए। विलय पदार्थ का विलयन में स्कंदन नहीं होना चाहिए। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था इन अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें मालूम चलेगा एप्सिलॉन क्या होता है, लैम्ब्डा मैक्स क्या होता है, अवशोषण नियम क्या होता है और ये क्षेत्र कौन सा है, उनमें किस तरह का ट्रांजिशन होता है। अब ये क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब कोई अणु विकिरण का अवशोषण करता है और उस अवशोषण से अणु का संक्रमण एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में होता है, तब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यह स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनीय दृश्य क्षेत्रों में बनते हैं, इसलिए इनके अध्ययन को पराबैंगनीय दृश्य स्पेक्ट्रम में कहते हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कार्बनिक यौगिक को किसी विलायक में घोला जाता है। साधारणतः विलायक ऐसा होना चाहिए कि इस क्षेत्र 200 to 800 नैनोमीटर में विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण नहीं करे। साधारणतः ये विलायक 95% एल्कोहल होता है, परंतु कुछ विलायक भी इसका स्थान ले सकते हैं, जैसे जल, हेक्सेन। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से अच्छे परिणाम की आशा तभी रखी जाती है जब निम्न दो भागों का मापन सही रूप से किया जाए। पहला, अधिकतम अवशोषण की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा मैक्स और अवशोषण की त्रिज्या जिसे एप्सिलॉन द्वारा इंगित किया जाता है। स्रोत के रूप में हाइड्रोजन विसर्जन लैंप एवं टंगस्टन लैंप का उपयोग लिया जाता है। हाइड्रोजन विसर्जन लैंप यूवी रेडिएशन के लिए, टंगस्टन विजिबल के लिए। इनमें से पहला तो पराबैंगनी क्षेत्र के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए और दूसरा दृश्य क्षेत्र में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या का क्षेत्र या 100,000 to 7500 एंगस्ट्रॉन या 100 से 750 नैनोमीटर तक होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी में अधिकतर जो स्पेक्ट्रम की प्रकाशमापी बनाए जाते हैं उनमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उनका क्षेत्र 200 से 750 नैनोमीटर तक होता है। यौगिक के विलयन को दृश्य स्पेक्ट्रम में कांच की नली के कोष्ठिका में रखा जाता है, सेल में रखा जाता है, क्योंकि कांच दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता। इसके विपरीत कांच पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है, इसलिए कांच की कोष्ठिका का उपयोग पराबैंगनी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए स्फटिक की बनी कोष्ठिका का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी क्षेत्र में 200 नैनोमीटर के नीचे के क्षेत्र में अध्ययन में वायु की उपस्थिति बाधक होती है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस 200 नैनोमीटर एवं उसके नीचे के क्षेत्र में अवशोषण करती है, जिसके कारण स्पेक्ट्रम के अध्ययन में जटिलता आ जाएगी। इस बाधा को स्पेक्ट्रम प्रकाशमापी में नाइट्रोजन गैस की धारा में प्रवाहित कर दूर कर लिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस 150 नैनोमीटर से नीचे के क्षेत्र में अवशोषण करती है। अतः 200 नैनोमीटर के नीचे के क्षेत्र में को पराबैंगनी क्षेत्र कहा जाता है। यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में वह तरंग दैर्ध्य है जिस पर यौगिक का अवशोषणांक अधिकतम हो, अधिकतम अवशोषण की संगत तरंग दैर्ध्य कहलाती है, लैम्ब्डा मैक्स। यह यौगिक का एक अभिलक्षण गुण है। उदाहरण के लिए प्रोपेनॉन का अवशोषण स्पेक्ट्रम ने एक डायग्राम में लिया है। आपने देखा तरंग दैर्ध्य वर्सेस अवशोषण के बीच एक हमने कर्व खींचा। इस कर्व में मैक्स है, लैम्ब्डा मैक्स है जिसको अपन बता रहे हैं, इसके बीच है ये तरंग दैर्ध्य वर्सेस अवशोषणांक। फिर कर्व खींचा, जो पीक आया है एक स्टार्ट, हमने विलायक हमने मेथेनॉल लिया है, किसका, प्रोपेनॉन का लिया है। कैसे क्या है हम पता करेंगे। प्रोपेनॉन में लैम्ब्डा मैक्स 270.5 नैनोमीटर प्राप्त होती है। यह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो हमारा है कार्बोनिल है समूह का अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य है। लैम्ब्डा मैक्स प्रत्येक यौगिक के लिए निश्चित होती है और इस अभिलाक्षिक गुण के आधार पर यौगिकों की पहचान की जाती है। लैम्ब्डा मैक्स का मान विलायक परिवर्तन या संयुग्मन के बढ़ने और घटने पर कुछ परिवर्तन होता है। हम बात करें यौगिकों का रंग और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। सभी यौगिक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसी न किसी भाग का अवशोषण करते हैं, लेकिन रंग तभी दिखाई देता है जब वह यौगिक दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करता है। उदाहरणतः बेंजीन पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करती है, अतः रंगीन होती है, जबकि नाइट्रोबेंजीन दृश्य बैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करती है तो पीले रंग की होती है। हमने एक टेबल बना रखी है जो यौगिक द्वारा किस रंग का अवशोषण होने पर किस रंग का दिखाई देगा।
टेबल में 3 कॉलम बनाए हमने। अवशोषित होने वाले तरंग दे रहे हैं, अवशोषित रंग है और दिखाई देने वाला रंग है। जैसे 400 to 435 का है तो अवशोषित होने वाला रंग कौन सा होगा? बैंगनी। दिखने वाला कौन सा होगा? पीला हरा। इसी तरह से 435 से 480 का है तो दिखने वाला अवशोषित कौन सा होगा? नीला। दिखने वाला कौन सा होगा? पीला। 480 to 490 हरा नीला। दिखना कौन सा वाला? नारंगी। 490 to 500 नीला हरा अवशोषित हो रहा है, दिख कौन सा रहा है? लाल। 500 to 560 अवशोषित कौन सा हो रहा है? हरा। दिख रहा कौन सा? नीला लोहित पर्पल कलर। 560 to 580 अवशोषित कौन सा हो रहा है? पीला हरा। दिख कौन सा रहा है? बैंगनी। उल्टा हो गया जैसा। 580 to 595 अवशोषित कौन सा हुआ? पीला। दिखा कौन सा? नीला। इसी तरह से 595 605 अवशोषित कौन सा हुआ? नारंगी। दिखा कौन सा? हरा नीला। इसी तरह 605 to 750 तक अवशोषित हुआ लाल और दिखा नीला हरा। यानी कि जो अवशोषित होगा, जो दिखाई देने वाला रंग होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि जो अवशोषित होगा तो दिखाई देने वाला रंग होगा वो होगा, और जो दिखाई देने वाला रंग होगा उसका अवशोषित होने वाला रंग होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अवशोषण बैंड की उत्पत्ति कैसे होती है। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉनिक आणविक ऑर्बिटल में रहते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार जब कोई अणु बनता है तो बंध के बनने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के बंदी ऑर्बिटल्स में रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं, इन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा जो इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं वो कम मजबूती से बंधे रहते हैं और इन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन किसी बंध में भागीदार नहीं होते हैं, इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और अबंधी ऑर्बिटल में रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को एन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये हमने एक ऊर्जा आरेख बनाया है। उनको ऊर्जा आरेख में के इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हमने अरेंज किया। जैसे सिग्मा बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे इनकी एनर्जी कम है। पाई बॉन्डिंग उसके बाद है, नॉन बॉन्डिंग इसके बाद है, पाई एंटी बॉन्डिंग इसके बाद है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इसके बाद है। इनको हमने क्रम से अरेंज किया। मोस्ट स्टेबल सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी से हमें सभी दिख रहा है। अब ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ हमने ट्रांजिशन पॉसिबल संक्रमण बताएं कि कौन कौन सा सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग हो सकता है। इसका हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या रोल है, उसको हम किस प्रकार समझेंगे, इसको अगली बार देखेंगे। थैंक यू।